तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में तीन टॉपिक दिए हुए हैं आपके। एक फिल फ्लॉप दिया हुआ है, एक रैम है, एक रोम है। इनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कैसे आपको करना है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास सबसे पहले आता है फिल फ्लॉप। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के सर्किट होते हैं वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, एक सिक्वेंशियल होते हैं और एक कॉम्बिनेशनल होते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्या डिफरेंस होता है सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में? जो फिल सीक्वेंशियल फ्लॉप है। में तो सर हाँ। प्रीवियस जो क्या कहते हैं, फीडबैक नहीं होती इसके अंदर सीक्वेंशियल में, और कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल में में तो फीडबैक होती है होती बेटा है। फीडबैक। सॉरी सर, उल्टा बता दिया मैंने। एक्सटर्नल में नहीं होता। हाँ, जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। और जो हमारे सर एक पास चीज पूछनी है। कॉम्बिनेशनल होते हैं। हाँ बेटा। सर मैं थोड़ा लेट हो गई, अभी तक कौन से टॉपिक हो गए हैं? अभी स्टार्ट ही करा है। ओके ओके सर, ओके। ठीक है। दो तरह के सर्किट है हमारे पास, एक सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उसमें जो करंट हमारे पास आउटपुट आता है वो आउटपुट डिपेंड करता है करंट इनपुट पे। ठीक है। और जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनका करंट आउटपुट दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास करंट इनपुट क्या आप इनपुट कर रहे उस पे, प्लस प्रीवियस आउटपुट पे। दो चीज पे डिपेंड करता है, यानी फीडबैक होती है। जो ये प्रीवियस आउटपुट है इसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी मेमोरी सर्किट बनते हैं वो सारे के सारे सिक्वेंशियल होते हैं। अब अगर सिक्वेंशियल के हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास एक होते हैं लैचेस, जो इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लैचेस के बाद हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर बनते हैं और काउंटर बनते हैं। ठीक है। और जितनी भी मेमोरी होती है हमारे पास वो भी सब इसी से बनती हैं, जैसे आप रैम की बात कर लो या रोम की बात कर लो। यूज होते हैं मेमोरी के अंदर भी हमारे पास। रैम के अंदर जो है डेटा अपडेट होता है रहता है। ठीक है। जबकि रोम के अंदर जो है डेटा हमारे पास कैसा रहता है, फिक्स रहता है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया वही रहेगा। ठीक है। तो रोम के अंदर जो डेटा रहता है वो हमारे पास चेंज नहीं होता, एक बार लिख दिया तो वही रहता है। लेकिन ये मेमोरी होने के मेमोरी है, लेकिन तब भी क्योंकि इसमें डेटा जो है चेंज नहीं हो रहा, एक बार लिख लिया, तो इसको हम कॉम्बिनेशनल में ले जाते हैं। ठीक है। रोम क्योंकि हमारे पास डेटा फिक्स ही रहता है, बार बार चेंज नहीं होता, तो रोम कॉम्बिनेशनल सर्किट में आ जाती है और रैम सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर होती है। ठीक है। तो ये इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस हो जाता है। सिक्वेंशियल सर्किट फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, उनमें डेटा अपडेट होता रहता है। जबकि रोम के अंदर डेटा हमारे पास अपडेट नहीं होते। कॉम्बिनेशनल जो सर्किट होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली होते हैं जैसे एडर हो गए, इसमें हाफ एडर हम यूज करते हैं और फुल एडर का यूज करा जाता है। ठीक है। हाफ और फुल एडर होते हैं। हाफ एडर 2 बिट का होता है, फुल एडर 3 बिट का होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर के साथ हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर होता है, डीमक्स। ठीक है। आप के पास एनकोडर होता है और डिकोडर होता है। ठीक है। तो ये कॉमन है। कन्वर्टर होता है हमारे पास। ठीक है। तो ये सब जो कॉमन सर्किट हैं ये हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशनल में। अब हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं, पहले ये सिक्वेंशियल सर्किट हैं इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इनको। ठीक है। कॉम्बिनेशनल तो सर बड़े सिंपल। लैच में सर हाँ। लैच में और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस बता दो एक बार। हाँ, लैच में और फ्लिप फ्लॉप में कौन बताएगा वे डिफरेंस? बेसिक कौन सा होता है, लैच होता है या फ्लिप फ्लॉप होता है?
सर बेसिक तो लैच ही होता है। सबसे बेसिक हमारे पास लैच होता है, ठीक है। दोनों के दोनों मेमोरी एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन लैच लेवल ट्रिगर पे काम करता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर पे काम करते हैं। सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो ये काम करता है। लैच जो है लेवल पे काम करते हैं, कि जब हमारे पास टाइमिंग सिग्नल, इस तरह टाइमिंग सिग्नल होते हैं इन पे, ठीक है। तो ये लेवल होते हैं हमारे पास, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, इस तरीके से काम करते हैं लैचेज। जबकि फ्लिप फ्लॉप एजिज पे यानी यहाँ पे काम करते हैं। तो जो उनमें आउटपुट में चेंजेस होता है वो यहाँ पे चेंजेस होता है, ठीक है। तो जो लैचेज होते हैं उसमें क्या होता है, जब पूरा लेवल चल रहा है, यानी जब तक इनपुट चेंज नहीं होगा तब तक आउटपुट चेंज ही नहीं होगा, यहीं पे चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है लेवल सिग्नल हमारे पास उस पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं, मतलब लेवल पे काम, लेवल ट्रिगर होते हैं ये, ठीक है। और एक चीज और थी, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस भी इसीलिए बोलते हैं इनको, कि भाई जब तक हमारे पास चेंज नहीं होंगे तो तब तक ये होंगे नहीं। तो अगर हम अ, बात करते हैं यहाँ पे लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की, दोनों के दोनों हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी एलिमेंट हैं, लेकिन जो हमारे पास लैचेज होते हैं वो लेवल ट्रिगर पे काम करते हैं, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो एज ट्रिगर पे काम करते हैं। और दूसरी चीज होगी कि ये हमारे पास एसिंक्रोनस होते हैं और ये हमारे पास सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास फास्टर कौन से होते हैं, तो फास्टर कौन सा होगा, लैच फास्टर होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी अगर बात करें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है। तो इस सर तरीके स्टेट से, किस हाँ। में चेंज होती है? क्या? स्टेट किस में चेंज होती है? स्टेट किस में चेंज होती है सर? स्टेट तो यहाँ पे चेंज होंगी ना सब में, जैसे यहाँ पर हमारे पास इसमें तो सेम ही रहेगी पूरे लेवल पे, जैसे लेवल चेंज होगा तो लैच की होगी, जैसे एच चेंज होगा 0 से 1 या 1 से 0 तो उसकी होगी, फ्लिप फ्लॉप की होगी, ठीक है। भाई इसके अंदर लैच में क्योंकि क्लॉक की जरूरत ही नहीं है एज में, तो इसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, नो क्लॉक सिग्नल, ठीक है। इसके अंदर क्लॉक सिग्नल होता है, क्लॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर कोई क्लॉक नहीं होती, तो ये क्लॉक पे डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो हमने डेटा दे दिया वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जाके, एक पर्टिकुलर, जैसे ही ये चेंज होंगे तभी, जैसे आप कोई वो देख रहे हो, प्रोग्राम देख रहे हो टीवी में, तो प्रोग्राम पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया और वो चला दिया, जैसे मान लिया 10 से 11 का कोई प्रोग्राम है तो 10 से 11 बजे तक चलेगा वो, और जो पहले से ही रिकॉर्डेड है वही चीजें आपको शो होगी। लेकिन जैसे क्रिकेट मैच देखते हो आप, लाइव मैच देख रहे हो, तो लाइव मैच तो अगर चल रहा ओवर, कोई ओवर 1 मिनट में भी खत्म हो सकता है, कोई फास्ट बॉलर का 5 मिनट में भी खत्म हो सकता है, जडेजा 1 मिनट में भी खत्म कर दे। तो उसमें कोई फिक्स नहीं है कितनी देर बाद एडवर्टाइजमेंट आएगा या चेंज होगा, या बीच में किसी को मैच इंटरप्ट हो गया, बॉल वॉल लग गई तो बीच में भी रुक जाता है, तो वो जैसे जैसे मतलब लाइव में इवेंट हो रहे उसी तरीके से चलता है, तो वो एग्जाम्पल एक तरह से फ्लिप फ्लॉप का हो गया उसकी मेमोरी में, ठीक है। अब जब आपके पास फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या बताना, उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बतानी, उसकी एक ट्रूथ टेबल बनानी, एक्साइटेशन टेबल बनानी, फंक्शन टेबल बनानी, और उसकी इक्वेशन लिखनी, ठीक है। सर्किट बनाने को आए तो सर्किट बना दो आप। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो फ्लिप फ्लॉप जो है हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, या बाई स्टेबल बोल सकते हैं हम इनको। फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक तो होगी कि ये सिक्वेंशियल सर्किट होगी, दूसरी चीज होगी कि ये हमारे पास सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कि इनमें क्लॉक होता है, ठीक है। फोर्थ, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है। और आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोल सकते हैं कि ये बाई स्टेबल होते हैं, ठीक है। बाई स्टेबल होते हैं, ये एक तरह से मल्टी वाइब्रेटर का काम करते हैं। बाई स्टेबल का मतलब होता है कि इसमें दो स्टेट ही होती हैं, 0 और 1 पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो इनको ही हम इनकी स्टेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक फ्लिप फ्लॉप में
एक बिट स्टोर होती है, 1 बिट की इंफॉर्मेशन को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक बताया कि फ्लिप फ्लॉप जो है एज ट्रिगर होते हैं, तो एज ट्रिगर पे ये काम करते हैं, यानी आउटपुट केवल तभी चेंज होगा जब हमारे पास क्लॉक सिग्नल चेंज होगा। ठीक है, यानी एज ट्रिगर का मतलब जब हमारे पास क्लॉक की वैल्यू 0 to 1 या 1 to 0 होती है तब इसका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो बेसिक टाइप्स जो हैं हमारे पास, एक होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा हमारे पास होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तीसरा फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, और एक होता है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में एक रेस कंडीशन आती है। ठीक है, तो उस रेस कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स हो गए। अब देखो, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं कि कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे लिखी जाएंगी, फिगर या ब्लॉक डायग्राम या लॉजिक डायग्राम आपको बना लेने होते हैं इनके बेसिकली। ठीक है, तो वो सबके एक जैसे से ही हैं, ब्लॉक डायग्राम आप इनके देख लेंगे। हम एक ही टू टेबल में थोड़ा चेंजेस है, एक की ट्रूथ टेबल आप याद कर लो, सबकी ट्रूथ टेबल हो जाती है, और ट्रूथ टेबल से ही बाकी सारी टेबल बन जाती हैं। सारा का सारा काम जो है ट्रूथ टेबल से, पूरी की पूरी सर्किट यानी फिल फ्लॉप सारे एक ट्रूथ टेबल से। एसआर फिल फ्लॉप की आपको ट्रूथ टेबल पता है तो मतलब आप पूरा फिल फ्लॉप कर लोगे, कोई ज्यादा वो नहीं करना, बस आप एसआर लिखो। ठीक है, ये प्रीवियस आउटपुट होता है, एन टाइम पे क्या आउटपुट आया हमारे पास, और n+1 टाइम पे क्या आउटपुट आएगा वो आप डिफाइन कर दो। तो ये तीनों एज ए इनपुट काम करेंगे और ये हमारे पास एज ए आउटपुट काम करेगा। ठीक है, तो 3 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन आप बना देंगे इस तरीके से, या 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, 0 1 2 3। ये बाइनरी नंबर हमने इस तरीके से लिख लिए इसमें, 4। ठीक है, आउटपुट के कॉम्बिनेशन 5 6 और 7। ठीक है, जो हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी फंक्शन टेबल अगर आपको पता है, सबसे ये तो ट्रूथ टेबल है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की अगर इसकी फंक्शन टेबल पता है तो फंक्शन टेबल में हम केवल क्या लिखते हैं, पता है किसी को क्या लिखा जाता है फंक्शन टेबल में? सर फंक्शन टेबल में तो करंट इनपुट लिखते हैं केवल, और करंट ही आउटपुट लिखते हैं, प्रीवियस आउटपुट नहीं लिखते, प्रीवियस आउटपुट के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन टेबल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ट्रूथ टेबल। तो फंक्शन टेबल ये कहती है कि अगर हमारे पास करंट इनपुट 0 है तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियस थे वही रहेंगे। और अगर 0 1 है तो हमारे पास 0 आएगा। अगर एस एस मतलब सेट है तो सेट की वैल्यू जो होती है वही आउटपुट आता है। ठीक है, एस आर का मतलब होता है सेट रीसेट, तो जो सेट की वैल्यू होती है वही आउटपुट आ जाता है फिर, अगर दोनों अलग अलग होते हैं। 1 0 है तो ये 0, और 1 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आउटपुट हमारे पास चेंजेज होता रहता है, तो फिक्स आउटपुट आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, मतलब जहां भी ये 0 0 है वहां पे क्यू एन ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 लिख देते हैं, ये 0 लिखा गया है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू एन की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 0 ही आएंगे, और यहाँ पे 1 1 आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं मिलेंगे, आपको चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बन जाती है, फंक्शन टेबल बन जाती है, एक एक्साइटेशन टेबल होती है। एक्साइटेशन टेबल में क्या क्या वे होते हैं हमारे पास, कॉलम? Q, Qn+1 और ऐसे। क्यू एन, क्यू एन एस आर और क्यू एन क्यू प्लस एन वन प्लस वन यानी आउटपुट हमारे पास क्यू एन दिए एस होते आर। हैं, और इनपुट हमें बताने होते हैं। तो इनके हमारे पास वैल्यू होगी 0
01, 10 और 11 के रेस्पेक्ट में हम एस आर की वैल्यू बताते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये वाली वैल्यू फंक्शन टेबल भी हमारे पास ट्रूथ टेबल से बनी है, या ट्रूथ टेबल फंक्शन टेबल से, कोई भी एक टेबल आप इस याद रख लो। इस तरीके से बाकी सब उसी के करस्पॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है। तो जब हमारे पास Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 0 है, तो उस टाइम हमारे पास एस आर की वैल्यू क्या है? एक 0 0 यहाँ है, एक 0 0 यहाँ है, दो जगह है। तो आप देख रहे एस की वैल्यू उस टाइम पे 0 है, आर की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है। तो एस की तो जीरो फिक्स है। एक्स ठीक है। और यहाँ पे एक्स कर देंगे, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जब 0 और 1 है, ठीक है, तो 0 1 के केस में आप देखेंगे 0 1 यहाँ पर है हमारे पास, और हमारे पास 0 1 और कहाँ पे है, और हमारे पास देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। तो क्या लेंगे हम उस केस में? हमारे पास क्या क्या आउटपुट में क्या बनेगा? सर, एस। 1 और एक्स। भाई ये यही है हमारे पास, इसका तो हम कह ही नहीं सकते क्या होगा। भाई यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक्चुअल में तो यही है हमारे पास एक ही। ठीक है। तो यही वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 और 0 ही है, तो 1 और 0 ही रखेंगे बस। ठीक है। ऐसे ही हम्म। 1 और 0 पे देखेंगे, 1 और 0 पे क्या है? 0 1। मतलब फंक्शन एक्साइटेशन टेबल उल्टी होती है, जो दो पार्ट लिख दिए उसका उल्टा नीचे, ये 0 1 हो जाएगा और ये x 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी। आप देख सकते हैं 1 1 का केस एक ये है हमारे पास, एक ये है। इसमें s की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, r की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये बना दिया हमने। तो इस तरीके से आपके पास ये टेबल बन जाती है, फंक्शन टेबल। अब मेन, सबसे मेन होता है कि हमारे पास इनकी इक्वेशन लिखनी। ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है? Qn+1 की वैल्यू पता है किसी को? सर, वो तो के मैप से निकाली थी, याद नहीं करी। तो याद भी तो कर लेनी है, चलो उनके वो सब्जेक्टिव पेपर है, तो याद करने की जरूरत तो है नहीं है, कि के मैप बना क्या देंगे क्या वो याद तो रख बन। हैं? याद क्या क्या याद रखें सर? के मैप बनी जाएगा, के मैप से बना देंगे इससे ही। देखो यहाँ पर हमारे पास Qn+1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो Qn+1 की वैल्यू देखेंगे, जहां पे हमारे पास 1 आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है, तीन जगह आ रहे हैं। तो इनसे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 0 0, और ये है हमारे पास Qn है। ठीक है, या तो आप ट्रूथ टेबल से बना दो, या यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू भी S' R' Qn हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 हमारे पास यहाँ पे SR' Qn' हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे SR' और Qn हो गया। ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ के लिख देंगे, तो उससे भी हमारे पास आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे भी, कि S' R' Qn'। ठीक है। Qn, या तो आप के मैप बना लो, या यहाँ से भी आप कर सकते हो। फिर 1 वाली यहाँ पे है, इसमें आपके पास SR' Qn Qn' हो गया। और फिर आपके पास ये वाली है, इसके अंदर हमारे पास SR' Qn हो गया। ठीक है। तो अब इनमें से आप कुछ कॉमन हो रहा हो तो कॉमन वगैरह ले लेंगे। ठीक है। और इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमारे पास बचेगा S+R' Qn'। Qn बचेगा ये, R', Qn। ठीक है। S+R', Qn होती है इसकी एक्साइटेशन टेबल। ठीक है। देखो यहां से भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, Qn+1 की वैल्यू देख रहे हैं हम। तो जो हमारे पास S की वैल्यू है, वही हमारे पास आउटपुट में वैल्यू आ रही, तो एक तो S पे डिपेंड होगी,
प्लस हमारे पास यहाँ पे 1 मिलेगा, हमारे पास इसमें होगा। तो इस केस में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एस का तो हमने ले लिया है, आर डैश हो गया, और ये हमारे पास क्यू एन हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो या आप के मैप बनाओगे इनके सबके अकॉर्डिंग, तो यही आपके पास एक्साइटेशन टेबल निकल, वो इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं इनको। तो एक तो आपको हर उसमें ये चार चीजें हर फिल फ्लॉप में बनानी होंगी। जब फिल फ्लॉप के बारे में अगर क्वेश्चंस आएगा, ट्रूथ टेबल, फंक्शन टेबल, एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। प्लस आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है, और उसका सर्किट बनाना है। लॉजिक डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, ये दो चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब बाकी सबके जो भी फिल फ्लॉप होते हैं, तो यही वाली टेबल से ही हमारे पास काम चल जाता है, ठीक है। अगर जे के फिल फ्लॉप की हमें बनानी होती है तो ये चेंज हो जाते हैं बस। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। टोगल हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्यू एन डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जे के फिल फ्लॉप बन जाएगा हमारे पास। जे के फिल फ्लॉप में ये फंक्शन टेबल आ गई। अच्छा, जे के फिल फ्लॉप की अगर हम ये बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल, तो बताओ क्या होगी इसी से ही। जहाँ 10 लिखा है सर, वहाँ पे एक 1 क्रॉस आ क्यू जाएगा। एंड डैश एक्साइटेशन। एक्साइटेशन टेबल को पूछ रहे हैं हम भाई। अब हमारे पास यहाँ पे हम अगर इसको जे के कर देते हैं, तो यहाँ जे हो गया, यहाँ के हो गया, और ये 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जे और ये के हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एन प्लस 1 और जे के जब हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो 0 0 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और कहाँ रहा 0 0, बस यहीं आ रहा। तो उसके सामने क्या है, जे और के की वैल्यू। एक यहाँ पे भी 0 0, एक ये है 0, ये दो है। तो जे की वैल्यू 0 ही है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जे की 0, के की कुछ भी हो सकती है। डोंट केयर भी बोल सकते हैं इसको, डी लिख दो डोंट केयर, या क्रॉस लगा दो, ठीक है। अगर 0 1 है, तो 0 1 हमारे पास एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आधी टेबल इसका रिवर्स होती है, ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जे के फुल फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बन गई। फंक्शन टेबल अभी आपको बताया ही, वहां पे क्यू एंड डैश लगा देंगे। जे के फिल फ्लॉप का जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, उसकी क्यू एन प्लस 1 क्या होती है, जे और के होता है, ठीक है। बीच में प्लस लगा दो, इसके साथ भी क्यू एन लगा दो, इसके साथ भी क्यू एन लगा दो। जे नॉर्मल, क्यू एन पे डैश लगा, वो के पे डैश लगा दो, फिर एक बार क्यू एन पे डैश लगा दो, बस। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। के डैश और यहाँ पे जे के साथ क्यू एन डैश लगा देते हैं, वही के मैप बनाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन निकल जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक फिल फ्लॉप है, डी फिल फ्लॉप। डी का मतलब क्या होता है, डिले। सर सेम हाँ, फिर डेल्टा या बफर डी। कहते हैं ना। एस आर फ्लिप फ्लॉप में सर 1 1 पे है ना वो। हाँ, तो जो डी बफर की तरह। बफर की तरह काम करता है, यानी डेटा या डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इनपुट देते हैं वही हमारे पास आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो सर एक बार मास्टर स्लेव करवाओ ना। सर मास्टर क्यू से एन प्लस वन पहले तो डी आ रुक तो जाओ, जाएगा। अभी तो जेके का तो ये तो कर लें बेसिक फिल फ्लॉप। हाँ, करिए क्या। तो इक्वेशन क्या होती है डी फ्लिप फ्लॉप की, क्यू एन प्लस 1 जो वन है प्लस हमारे वन पास डी ही रहता डी है, टू। ठीक है, चेंज नहीं होता उसमें। तो इसकी इक्वेशन वो क्या बनेगी, क्यू एन प्लस 1 और डी। कौन सी टेबल लिख रहा हूं मैं,
एक्साइटेशन टेबल एक्साइटेड। टेबल। एक्साइटेशन टेबल है। हाँ तो बताओ क्या होगा। 0 0 सर इसमें, हाँ सर, इसमें जीरो जो वन। क्यू एन की वैल्यू होगी वही आ जाएगी डी की। क्यू एन की वैल्यू जो होगी वही हमारे वही पास डी डी की डी की वैल्यू आ आ जाएगी। जाएगी, या क्यू एन प्लस वन की जो वैल्यू क्यू एन होगी। प्लस वन की। Q1 + 1 की जहाँ वैल्यू से। क्यू एन प्लस वन होगा, वन होगा तो वहां पे वन हो जाएगा सर, और हाँ बाकी जीरो होगा। ये ही हमारे पास हो जाएगी, जो क्यू एन मतलब जो हमारे पास Qn+1 होगा, जो करंट आउटपुट आएगा वो जो हमने करंट इनपुट दिया वही आएगा, मतलब प्रीवियस आउटपुट से इसका कोई मतलब ही नहीं होता। जो हमने इनपुट दिया वही तो आ रहा। देखो इसमें Qn है ही नहीं इक्वेशन में। Qn+1 किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, यानी डी किसके इक्वल है, Qn+1 के इक्वल है। तो Qn+1 की वैल्यू वही डी की वैल्यू हो गई। ठीक है। ऐसे ही अगर टी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है हमारे पास टोगल फ्लिप फ्लॉप। टोगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हमारे पास कौन सा गेट पे काम करता है ये, जोर गेट पे। एक्सोर गेट पे काम करता है। एक्सोर पे। ठीक है। इसका Qn+1 क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट होता है उनका एक्सोर हो जाता है। यानी अगर इसकी आप एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम टी लिखेंगे। ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो Qn+1 आया वो टी को और Qn को एक्सोर करके आया। एक्सोर का मतलब होता है कि हमारे पास सेम पे क्या होता है, 0, जीरो। और डिफरेंट सेम पे, पे जीरो। वन। डिफरेंट पे 1। तो यहाँ पे 0 है तो सेम कर दो 0 0, यहाँ पे 1 है तो डिफरेंट कर दो, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ पे 0 है तो सेम कर दो। ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो डिफरेंट कर दो। ये हो गया, उसी के अकॉर्डिंग बाकी आप वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक बचा है हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को क्यों यूज करा जाता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास वो आता है जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। तो उस रेस कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं मास्टर स्लेव का एक। उसमें मतलब क्या करते हैं, मास्टर स्लेव कुछ और नहीं है। मास्टर स्लेव का मतलब है कि दो फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे, एक मास्टर एक स्लेव। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जेके से भी बना सकते हो, एसआर से भी बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो, लेकिन हम कॉमनली जेके का यूज करते हैं। और जेके का यूज इसलिए करते हैं, जेके में जो रेस कंडीशन होती है उसको करने के लिए। रेस कंडीशन कब आती है, जब हमारे पास जे और के की वैल्यू 1 1 हो जाती है, जे भी 1 है और के भी 1 है। तो वहां पर हमारे पास जो ट्रिगर है वो लेवल के केस में भी क्या करने लगता है, चेंज होने लगता है, जबकि एज में होना चाहिए। तो जब हम अगर लेवल हमारे पास ज्यादा टाइम तक चलता रहता है तो उसमें भी वो चेंजेस दिखाने लगता है। तो इस केस के लिए हम दो वो बनाते हैं सर, फिल फ्लॉप बनाते हैं, एक मास्टर और एक स्लेव। तो इस तरीके से हमारे पास होंगे। यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये जे है ये के है, ऐसे यहाँ पे जे और ये के का पिन हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्यू एन होगा और यहाँ पे Qn+1 होगा, ऐसे यहाँ पे Qn या Qn+1 होगा, या Qn डैश भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो जब हम बेसिकली वो करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप में कि भाई एक ये जे का इनपुट आ रहा, ये के का इनपुट आ रहा, ये वाला आउटपुट हमारे पास जे से जुड़ जाता है और ये वाला के से जुड़ जाता है, ऐसे ही तो करते हैं। साथ में क्लॉक भी होती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लॉक दे देते हैं, ये हमारे पास क्लॉक है CL के। अब देखो मास्टर स्लेव में क्या होता है, जो हमारे पास पहले वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका ये आउटपुट दूसरे वाले का जे बन जाता है और ये वाला के बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो क्लॉक की वैल्यू दी जा रही है, ठीक है,
और इसमें अगर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले में नेगेटिव, एक नोट गेट लगा देते हैं। और नोट गेट लगाने पे यहाँ पे हम दूसरा जो है क्लॉक को यहाँ पे भेज देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब आउटपुट जो है हमारे पास यहाँ से ना लेके नॉर्मली क्या करेंगे, ये वाली लाइन को हम किससे जोड़ेंगे, Qn+1 किससे जुड़ता है, जे से, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास के से जुड़ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे के से जोड़ देंगे। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए अगर इस वाले को लास्ट वाले को हटा दूं, ठीक है, यानी ये बीच वाली लाइन हटा दूं, तो सिंपल जे के फ्लिप फ्लॉप है वो। अब इस तरीके से बनाया हमने तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्लॉक को इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर इस क्लॉक की वैल्यू 1 है तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, ये बंद रहेगा क्योंकि क्लॉक 0 हो जाएगी इस पर। ठीक है, इन्वर्टर लगा हुआ है। ये वाला हमारे पास मास्टर काम करेगा और ये एज ए स्लेव काम करेगा। जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा वो फाइनल आउटपुट हमारे पास किस पे होता है, फाइनल आउटपुट हमारे पास स्लेव का ही आता है। जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में है, पहला जो मास्टर है वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर पे काम करेगा, और जो हमारा पास स्लेव है ये नेगेटिव पे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करेंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएंगे। तो मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप में इस तरह की कंडीशन होती है। तो रेस कंडीशन को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। बाकी हमारे पास सारी चीजें वही होती हैं जैसे हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप। सेम आप अगर एसआर में बनाओगे तो एसआर का ब्लॉक डायग्राम इसी तरह का होता है। एसआर के लॉजिक डायग्राम में क्या होता है, बस एसआर अगर यहाँ एस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यूएन है, यहाँ पे Qn+1 है, और यहाँ पे आपकी क्लॉक लगी हुई है, तो ये वाला यहीं पे लगा देते हैं और ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एस आर बन जाता है। जेके में क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला चला जाता है, ऊपर वाला नीचे वाले में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। अब दूसरी चीज है हमारे पास एक, बच्चों के डाउट आ रहे थे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताने, रैम रोम के बारे में बताना, ठीक है। और अभी जैसे पूछ रहे थे कि रैम और रोम के बारे में हमें क्या क्या कितना वो करना, तो देखो सर सबसे। एक क्वेश्चन ना मैंने आपको शेयर किया सर एक व्हाट्सएप बार पे, वो भी एक करवा स्लाइड पीछे देना करना आपके टेस्ट में था। हेलो। ठीक है, हाँ पूनम बोलो। सर एक बार स्लाइड पीछे करना एक बार, SR फ्लिप फ्लॉप वाला। हाँ सर सर। जैसे उसमें JK में फ्लिप फ्लॉप में जो मास्टर स्लेव थ्योरम था, मास्टर स्लेव था, उसमें जो आपने बोला रेस कंडीशन को ये अवॉइड करता है, तो हाँ, अगर लिखना हो तो सर इसके बारे में लिखेंगे क्या? जैसे आपने बताया कि मास्टर को तो हम पॉजिटिव में वर्क करता है और स्लेव नेगेटिव में, थोड़ा थ्योरी के टाइप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर, ताकि इसके अंदर राइट कर सके। भाई आप ये बताएंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या प्रॉब्लम होती है, पहले तो वो बताएंगे मास्टर स्लेव उसको कैसे सोल्व करता है। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन होता है दो जेके फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें पहले वाला एज ए मास्टर काम करता है, दूसरे वाला एज ए स्लेव काम करता है। ठीक है, जो हमारे पास इस ब्लॉक डायग्राम या सर्किट होता है उसमें जो स्लेव है वो इन्वर्टर के द्वारा क्लॉक पे रहेगा। तो एक टाइम पे एक ही ट्रिगर होगा, या तो मास्टर, जब हमारे पास क्लॉक +1 होगी तो मास्टर चलेगा, क्लॉक +0 होगी तो स्लेव चलेगा। फाइनल आउटपुट हमारे पास स्लेव का आता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आप इसमें ये बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर टोगल किस तरीके से काम करेंगे, ये या ये तो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, एक लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हो, तो यही बनाना है। ठीक है, ओके सर। और एज ट्रिगर की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज करे हैं, बेसिकली लेवल ट्रिगर यूज कर दिए हैं हमने, क्योंकि लेवल ट्रिगर की वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हाँ और कुछ पूछ रहे थे कृष्ण तुमको। सर ये टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है इसमें रेस कंडीशन नहीं होती, फिर मास्टर की क्यों जरूरत पड़ी? टी भाई टी फ्लिप फ्लॉप भी तो इसी का वो है ना, एडवांस है, जैसे हाँ, इसमें भी रेस कंडीशन नहीं होती।
हाँ, तो वो तो उसमें अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप में अभी हमने जैसे बताया कि कौन कौन से हमारे पास केवल एक इनपुट पे हमारे पास काम कर रहा है वो। ठीक है। तो जब हमारे पास जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो केवल टॉगल की केस में काम कर रहा, केवल हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इनपुट आ रही है वैल्यू, उसको प्रीवियस आउटपुट के साथ टॉगल करके हमें वैल्यू मिल जा रही है वहां पे, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या होता है, टी में एक ही इनपुट पे डिपेंड रहता है। बात ये हो गई, जैसे आप टी या डी बनाएंगे तो वहाँ एस आर दो इनपुट नहीं रहेंगे, इनपुट हमारे पास सिंगल ही होगा। मतलब एक इनपुट खत्म हो जाएगा, आपके पास एक ही इनपुट पे काम चलेगा। तो जब हम मल्टीपल इनपुट की बात करते हैं तो मल्टीपल इनपुट के लिए आपको जे के या एस आर इनका यूज करना पड़ता है। डी और जो हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप है वो सिंगल इनपुट पे काम करेंगे केवल। ठीक है ठीक है। सर। अब जैसे हमारे पास मेमोरी है रैम, रैम सिक्वेंसल होती है। ठीक है। वोलेटाइल होती है। अगर ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख रहे हो तो या बेसिक कंप्यूटर में लिख रहे हो तो डेफिनेशन या कुछ रैम के बारे में बदल जाएगा। बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रैम के सर्किट के बारे में बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो रैम की थियोटिकल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं बस। ठीक है। तो कि रैम वोलेटाइल होती है, रैम के अंदर हम रीड और राइट दोनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसमें रैंडम एक्सेस होता है, यानी आप किसी भी लोकेशन पे जो है मेमोरी लोकेशन से डायरेक्टली रीड या राइट कर सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक है। वोलेटाइल का मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक वो चलती है। दो टाइप होती हैं इसकी, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होती है। एस रैम मतलब स्टैटिक और डायनेमिक ये होती। एस रैम बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। जो डी रैम होती है डायनेमिक, वो हमारे पास ट्रांजिस्टर से बनी होती है, या हम बोल सकते हैं कैपेसिटर से बनी होती है। ठीक है। एस रैम डी रैम से ज़्यादा फास्ट काम करती है, फ्लिप फ्लॉप जो है ट्रांजिस्टर से ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, तो ये थोड़ी स्लो होती है। तो ये फास्टर है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, कॉस्टली भी होगी, एक्सपेंसिव होती है ये थोड़ी, और ये इसके करस्पॉन्डिंग चीपर होती है। ठीक है। ये एस रैम हम यूज करते हैं बेसिकली, जैसे कैसे मेमोरी होती है तो कैसे मेमोरी में फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, वहां पे एस रैम का यूज करा जाता है। और मेन मेमोरी जो होती है वहां पे हम डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। मेन मेमोरी के अंदर बेसिकली रिफ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि इसका रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है, ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है, यानी कंटेंट जो है इसका जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तो इसका जो है हमारे पास रिफ्रेशिंग होती रहती है, जबकि इसके अंदर जो है रिफ्रेश रेट जो है वो कम होता है। इसमें डेटा तब तक रहेगा जो हमारे पास जब तक पावर ऑन है, या तब तक हम होल्ड करके रख सकते हैं, तो इसका रिफ्रेश रेट जो है हमारे पास लो होता है। तो ये हमारे पास मेनली है। ऐसे ही अगर हम रोम की बात करते हैं तो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, तो उसके अंदर केवल रीड का कॉन्सेप्ट होता है, राइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे। ठीक है। तो ये यूज करी जाती है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता है उसके लिए हमारे पास। तो इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब परमानेंट डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। दोनों की दोनों हमारे पास प्राइमरी का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसके अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं रोम के टाइप। एक रोम एमपी रोम। है, ई रोम, पी रोम, ई ई रोम, ई ई पी रोम रोम, और एक पी रोम होती है, एक ई पी रोम होती है, इरेजेबल एक ई इलेक्ट्रिकल। ई रोम ईपी होती रोम। है। ठीक है। यानी प्रोग्रामेबल रोम, ये हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक तीन है। वैसे हमारे पास एक मार्क्स रोम भी होती है। ठीक है। वो इसका मतलब होता है हमारे पास मार्क्स प्रोग्रामेबल।
मार्क्स प्रोग्रामेबल रोम। और एक जो आजकल सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, फ्लैश मेमोरी यूज होती है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह। ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी जो है वो भी हमारे पास एक टाइप है ईपी रोम, ईईपी रोम का। ठीक है। अब आप कहोगे कि जो हमारे पास वो है पेन ड्राइव से डेटा वगैरह तो डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं वो ईईपी रोम का इरेजेबल हो जाती है। ठीक है। मतलब ये जहाँ पे भी इरेजेबल है, ये तीनों के तीनों में रीप्रोग्रामेबल होती हैं ये। यानी यहाँ पे डेटा लिखने के बाद उनको इरेज भी किया जा सकता है और दोबारा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। जबकि ये जो है, ये दोनों मार्क्स रोम और पी रोम जो होती हैं, ये रीप्रोग्राम नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो ये रीप्रोग्राम नहीं होती, इनको हम कैन नॉट इरेज। ठीक है। इनके लिए जो डेटा लिखा जाएगा इनमें मार्क्स में, ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे लिखा जाएगा। ठीक है। और ये भी तभी हमारे पास लिखा जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है इनका डेटा। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास, इसमें जब इरेज करते हैं ईपी रोम में, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिकली बाइट बाय बाइट रिलीज वो हो सकती है, इरेज हो सकती है। ये ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है। इसमें डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक इरेज होता है। इसमें बिट बाय बाइट बाय बाइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्लैश मेमोरी जो है आजकल एसएसडी में यूज करी जाती है, या यूएसबी होती हैं डिवाइसेस, उनमें हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको करने, तो एक फॉर्मूला है, उससे नॉर्मली इनके बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपको मेमोरी की कैपेसिटी निकालनी, कि हमारे पास मेमोरी में कितना स्पेस है, तो मेमोरी की कैपेसिटी का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 2 की पावर a इंटू डी। जो यहाँ पर a का मतलब होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। जो मेमोरी होती है उनमें दो तरह की लाइनें यूज करी जाती हैं, एक एड्रेस लाइन होती है और एक डेटा लाइन होती है। डी का मतलब है डेटा लाइन। तो ये नंबर ऑफ डेटा लाइन्स है। जब भी हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बिट्स में बात करेंगे। ठीक है। जो डेटा होगा वो बिट्स में बात करेंगे कि कितने बिट्स पे काम कर रहा है। अब देखो इसको, मान लिया आपसे कहा कि एक मेमोरी है हमारे पास, वो मेमोरी की कैपेसिटी 16K इंटू 8 है। ठीक है। तो आपसे पूछा उसमें ए की वैल्यू बताओ क्या होगी और डी की वैल्यू बताओ, यानी एड्रेस लाइन और डेटा लाइन बतानी हमें कितनी होगी। ठीक है। तो ये मेमोरी दे रखी, तो मतलब ये मेमोरी की कैपेसिटी है। तो आपको इसको क्या करना है, 2 की पावर a इंटू डी से कंपेयर करना 16K इंटू 8 को। तो डी की जगह क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो मतलब जो डी की वैल्यू है वो तो 8 हो जाएगी। डेटा लाइंस तो हमारे पास 8 हो जाएंगी। अब ए की वैल्यू निकालनी, तो इसको 2 की पावर में हमें कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 16 मतलब 4, और के का मतलब है 1024। ठीक है। ये मतलब क्या है, किलो बाइट। बाई बाई डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि हमारे पास क्या है। अगर कैपिटल में लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको क्या मानेंगे कि हमारे पास किलो बाइट है, तो बिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो भाई 8 से और मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको करना है। ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई तभी करेंगे अगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 8 जो है ये डिफाइन कर रहा है, जो डेटा लाइंस हैं ये यही डिफाइन करती हैं हमारे पास, कि हमारे पास 8 का मतलब 1 बाइट हो गया। तो आपको अलग से 8 करने की जरूरत नहीं होगी, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। ठीक है। अगर हमारे पास कैपेसिटी में इनटू में ये नहीं लिखा हुआ, तो इसको जो है बाइट में मानेंगे और बाइट से कन्वर्ट करेंगे बिट में। अगर यहाँ पे इनटू में कुछ भी लिखा हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग
आपको करना। तो ये इतना बन गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 14 बन गया। इंटू 8, ये वाला 8 लिख रहा मैं यहाँ पे। तो ये 2 की पावर A इंटू डी की फॉर्म बन गई, तो A की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई, यानी 14 एड्रेस लाइन होगी इसमें। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि हमारे पास एक मेमोरी है, वो 8K इंटू 16 की है, तो इसमें डेटा लाइन कितनी होंगी और एड्रेस लाइन कितनी होंगी? कितनी डेटा लाइन होंगी इसमें? सर 16। 16 होगी। ठीक है। और एड्रेस लाइन, तो इसको फोर। 8K, टू रेस्ट 13। पावर 13। 2 की पावर 3 होगी इंटू 2 की पावर 10 होगी, यानी 2 की पावर 13, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी। 13। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। अच्छा ये तो के वगैरह इस फॉर्म में करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके भी दे जा सकती है। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास 2048 इंटू सर चार वही की कैपेसिटी। 16 का इसको बाइट में नहीं कन्वर्ट करेंगे? 2 बाइट नहीं लिख? क्यों? वो एड्रेस, जैसे आपने बताया कि एड्रेस जो है उसमें दिया हुआ है कि एड्रेस जो है 2 बाइट का है। ठीक है, तो हमने डेटा 2 को लाइन कर मल्टीप्लाई नहीं दी। करेंगे? तो डेटा लाइन कर दी ना वहां पे 16। अगर डेटा लाइन नहीं होता तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके देते। ठीक है। अब जब डेटा लाइन नहीं दी होती, अगर डेटा लाइन दे रखी तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसमें बताओ कितनी होंगी? सर प्लीज एड्रेस लाइन हो जाएंगे। ये हो गया ना 2 की पावर 11 इंटू 4 की फॉर्म में। तो एड्रेस लाइन कितनी होगी? 11 होगी। और डेटा अच्छा। लाइंस कितनी होगी? 4 होगी। तो इसमें 4 की फॉर्म में होगी। ठीक है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन तो हो गए जिसमें एड्रेस लाइन और डेटा लाइन पूछी जाए, तो वो तो डायरेक्टली ऐसे कंपेयर करके इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी आता है कि हमारे पास रैम दी हुई है इतनी कैपेसिटी की, और हमें मेमोरी बनानी इतनी कैपेसिटी की, तो कितनी रैम लगेंगी, कितनी चिप लगेंगी? ठीक है। जैसे मान लिया मैंने कहा कि हमारे पास 4K इंटू 4 की रैम है, एक रैम की चिप्स दी हुई है, और मुझको 8K इंटू 16 की मेमोरी बनानी है। ठीक है, तो कितनी चिप लगानी पड़ेगी? ठीक है। तो इसके लिए क्या करना भाई? सिंपल सा है कि आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं और आपको 100 रुपए बनाने हैं, तो कितने सिक्के लगेंगे? तो 100/5 करोगे आप, सिंपल सी बात। 20 सिक्के लगेंगे आपके पास, 20 कॉइन लगाने। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि इतनी मेमोरी बनानी, इससे बनानी, तो डिवाइड कर देंगे। तो 8K इंटू 16 को डिवाइड कर दो आप 4K इंटू 4 से। ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी, एड्रेस वाले अलग रखेंगे, डेटा वाले अलग रखेंगे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है डिवाइड। तो एड्रेस को एड्रेस से, डेटा को डेटा लाइन से। तो नॉर्मली ऐसे डिवाइड करेंगे, 8K को 4K से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 चिप होगी यहाँ पे। ठीक है। अब 16 को करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, ये कह रहा है कि 4 चिप होगी। अब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया हमारे पास। आप वैसे भी करोगे तो सेम ही आना है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है। लेकिन सही तरीका क्या होता है कि इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि भाई इजीली हमारे पास एड्रेस लाइन के लिए कितनी चिप की जरूरत पड़ी हमें, और डेटा लाइन के लिए कितनी चिप की जरूरत पड़ी, एड्रेस लाइन के लिए कितनी। तो वो भी आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो सेम अगर हम यहाँ पे अभी देखो, हमने दोनों में दोनों चीज दी हुई थी, एड्रेस और डेटा दोनों दिया हुआ था। अब अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि मेरे पास रैम जो है वो तो दी हुई है भाई, इस तरह छोटी सी ले लेते हैं एक पहले, कि मान लिया 64 इंटू 8 की एक रैम चिप है हमारे पास, और आपको कहा 2048 की हमें बनानी है मेमोरी। ठीक है। तो आपको बताना है
कि कितनी चिप लगेंगी। ठीक है। तो भाई क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये बाइट्स में दिया हुआ, हमें बिट में ही कन्वर्ट करना, सारी चीजें हमें बिट में करके कैलकुलेशन करनी। जब तक कैलकुलेशन, अगर नॉर्मल के लिखा हुआ तो इसका मतलब किलो बीटी है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। अगर के और बी कैपिटल में लिखा हुआ तो ये किलो बाइट्स हो गया। अगर के और बी स्मॉल में लिखा हुआ तो ये किलो बिट्स हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइट्स ही मेंशन किया हुआ, तो बाइट्स को पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे। 2048 इंटू 8 बिट्स हो गए, तो इसी में ही कन्वर्ट होगी उसके जैसे इंटू में। अब डिवाइड कर दो 2048 को इंटू 8 को, 64 इंटू 8 से, 8 से 8 चला गया। ये 2 की पावर 11 होती है, ये 2 की पावर 6 होती है, 2 की पावर 5 बच गया, यानी 32 होगी आपके पास, 32 चिप लगेंगी। ठीक है। अगर इसी को ही मैं कहूं कि मेरे पास रैम जो है 128 इंटू 8 की रैम है, तो कितनी चिप लगेंगी? 16 चिप हो जाएंगी। डबल कर दिया हमने साइज, यहाँ 64 था, यहाँ 128 कर दिया, तो 16 चिप हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 256 इंटू 4 की रैम है, अभी बाइट में था हमारे पास। अब मैंने कहा कि मेरे पास 32 केबी की मेमोरी है, ये बनानी है। कुछ बताओ कैलकुलेट करके जल्दी से। सर 256 आएंगे। 256, 32 इंटू 8 इंटू 1024। ठीक है, ये बाइट को बिट में कर लिया और के को 1024 कर लिया। 256 इंटू 4, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार, और ये 4 बार। ठीक है, 64 और 4, 256, 256 लगेगा। ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए, एडस लाइन कैलकुलेट करनी, और जो है हमारे पास किस तरीके से आप डेटा लाइन कैलकुलेट करेंगे। कुछ चिप दी हुई है, चिप से आपको पता करना कि कितने, हमारी मेमोरी बनाने के लिए कितनी चिप लगेंगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह के भी हो जाते हैं कि मान लिया आपसे कहा कि आपके पास एक, आपको मल्टीप्लायर बनाना। ठीक है, मल्टीप्लायर का सर्किट बनाना जो मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है। मान लिया आपको 3 बिट्स के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 बिट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिनिमम साइज बताना है। क्या होगा मिनिमम साइज ऑफ मेमोरी? ठीक है, मान लिया आप मल्टीप्लायर रोम से बना रहे हैं, एक सर्किट बना के दे रहे हो, तो आपको रोम का साइज बताना। तो देखो 3 बिट का जो नंबर है, भाई मेमोरी का साइज मतलब बड़े से बड़े नंबर को वो जो है कैलकुलेट कर ले। तो 3 बिट का अगर बड़े से बड़ा नंबर देखें तो कितना होगा? 111 होगा, यानी 7 होगा। ठीक है। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करनी, 7 इंटू 7 यानी 49 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है। 49 कितने बिट में आएगा? 6 बिट में आएगा। ठीक है। हमेशा मल्टीप्लाई डबल तक ही आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, डबल बिट ही ले लेगा। तो ये 6 बिट का हमारे पास होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें जो मेमोरी चाहिए वो ऐसी चाहिए जिसमें 6 बिट हमारे पास स्टोर हो जाए। ठीक है। तो 6 बिट हमारे पास स्टोर हो जाए वो हमें बतानी है। तो 6 बिट का मतलब जो उसमें एड्रेस लाइन होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी? 6 एड्रेस लाइन उसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो जब 6 एड्रेस लाइन हमारे पास होंगी, तो अब आप उसमें उसका साइज अगर हम बताएं तो किसके अकॉर्डिंग आप साइज निकाल सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे दे दिया कि जो हमारे पास आउटपुट भी आ रहा, आउटपुट हमारे पास 6 का आ रहा है, तो डेटा लाइन भी 6 ही में चलेंगी उसी तरह। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 की पावर a इंटू डी की फॉर्म होती है ना जैसे, तो 2 की पावर 6 इंटू 6 कर देंगे।
ठीक है, तो 2 की पावर 6 कितना, डी भी यही रहेगा, ए भी यही रहेगा उस केस में। ठीक है, डेटा भी उतना ही है हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम उतने बिट का ही हो सकता है। तो 64 × 6 हो गया हमारे पास, तो 64 × 6 की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम कितना है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी का साइज निकाल सकते हैं। ठीक है। सर ये सिक्स सिक्स बिट्स इसी अकॉर्डिंगली है ना, 32 और 64 के बीच में? हाँ, 32 और 64, 32 और 64 के बीच में कोई भी नंबर लिखोगे 63 तक, तो 6 बिट में ही आएगा। 64 7 बिट में लिखा जाता है। ठीक है, आप लिख के देखोगे 49 को, 6 बिट में ही तो आएगा। ठीक है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे अगर एक रो और कॉलम का रिफ्रेश कर रोम का रैम जो है, हमारे पास एक डायनेमिक रैम होती है। डायनेमिक रैम में रिफ्रेश रेट होता है। ठीक है, कि वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। तो उसके रिफ्रेश रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, वो देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा मेरे पास एक 64 M × 8 की डायनेमिक रैम है। ठीक है, तो 64 M × 8 उसका साइज हो गया। ठीक है, यहाँ से आप एड्रेस लाइन उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास रैम या रोम बनती हैं उनके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो रो और कॉलम में डिवाइड होती है जब सर्किट बनाते हैं। तो मान लिया अगर मैंने कहा कि इसके अंदर जो है 16 के जो है इतनी तो रोज हैं और 4 के कॉलम्स हैं। ठीक है, इतनी है। और इसको रिफ्रेश करने के लिए 8 मिली सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश होने के लिए। और अगर रिफ्रेश में हम देखें इसका रीड राइट फैच, ठीक है, फैच करना, एग्जीक्यूट करना, डिकोड करना, ये सारे, और राइट बैक करना। भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फैच करी जाती है, फिर डिकोड करी जाती है, फिर एग्जीक्यूट करी जाती है, और उसके बाद राइट बैक होती है। तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो किसी एक ऑपरेशन को करने में वो कह रहा है कोई पर्टिकुलर टाइम पे इतने में किसी एक पर्टिकुलर रो को या रिफ्रेश करने में हमारे पास 8 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। अगर वो पूरे की पूरी सारी रो को रिफ्रेश करता है, ठीक है, और पूरा एक साइकिल जो है, एक साइकिल करने में उसको 100 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, एक साइकिल को करने में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रो के एक साइकिल को कंप्लीट करने में 100 नैनो सेकेंड लग गई। तो आपको ये बताना कितना टाइम जो है उसको रिफ्रेशिंग में लग रहा है, कितने परसेंट टाइम। रीड राइट में भी लग रहा है, भाई रीड में राइट में वो भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा वो भी लग रहा और रिफ्रेश भी हो रहा। ठीक है, वो हर 8 मिली सेकेंड बाद रिफ्रेश होता है। ठीक है, ये तो बताया कितनी देर बाद वो रिफ्रेश होता है। 8 मिली सेकेंड बाद रिफ्रेश हो रही है हमारे पास रैम। और एक बार रिफ्रेश होने में कितना टाइम लग रहा, 100 नैनो सेकेंड लग। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा रिफ्रेश होने में? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी रो है। बेसिकली रो को रिफ्रेश करेंगे तो कॉलम अपने आप हो जाएंगे। भाई जब आप देखेंगे कोई भी टेबल की फॉर्म में डेटा रखा हुआ है, अगर आपके पास इस रोम के अंदर डेटा रखा हुआ है, ये उस डेटा में टेबल की फॉर्म में 16 के रो हैं, 4 के कॉलम है। जैसे आप मान लिया लिखते हैं आईडी, एज, नेम, इस तरह से बनाते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 10 20 30 ऐसे लिख दिया ABC। अगर मैं कहता हूँ इस रो को हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों कॉलम हो गए ना, पूरे के पूरी रिफ्रेश होगी। ऐसे ही तो हमें रो को रिफ्रेश करने का टाइम देखना, कॉलम से मतलब नहीं है हमें। तो भाई अगर एक रो को मैं रिफ्रेश, कितनी रो है मेरे पास, 16 के रो है।
ठीक है। और एक रो को रिफ्रेश करने में कितना टाइम लग रहा, 100 नैनो सेकंड। तो टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इतना टाइम लगेगा। 16K का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 16,384। ठीक है। ये हमारे पास 16K हो जाएगा, क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, के मतलब 1024, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 14 कर दिया। ठीक है। तो 2 की पावर 14 इंटू 100 इंटू नैनो सेकंड का मतलब 10 की पावर 9। तो ये 7 रहेगी, 1 2 3 4 यहाँ कर दो। ठीक है, तो 3 कर देते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, 1.6384 इंटू 10 की पावर -3, इतने सेकंड हो गए। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मतलब क्या हो गया हमारे पास, जो टोटल रो है उनको रिफ्रेश करने में इतना टाइम लग रहा। ठीक है भाई। अब आपसे कहा गया 8 मिली सेकंड में बाद रिफ्रेश होती रहती है ये रो, तो कितना परसेंट टाइम लग रहा, तो 8 मिली सेकंड से इसको डिवाइड कर दो, परसेंट निकालना है तो इसको। तो ये तो हो गया टोटल टाइम कितना लग रहा है एक बार पूरे डेटा को रिफ्रेश करने में, पूरी मेमोरी को रिफ्रेश करने में। ठीक है। इसमें यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, ये तो रैम का साइज दे रखा है हमें, डेटा ये है हमारे पास। तो अगर मैं इसको 8 इंटू मिली सेकेंड का रखा है, तो 10 की पावर -3 कर दिया, सेकेंड ही आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.8 दूनी 16। ठीक है। और उसके बाद हो गया 0, 38 हो गया, तो 8 चौक 32। ठीक है, और बचेंगे हमारे पास 4, 44 हो गया। 32 6 8 64 हो गए। ठीक है, तो इतना हो गया। ये हो गया, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 20.48%, 20% के करीब टाइम जो है उसको रिफ्रेशिंग में लगता है। ये हमारे पास हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चंस जितने भी करवाए मैंने, कोई उसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है फालतू की, नॉर्मल गुना भाग की कैलकुलेशन ही है। आपको कॉमन सेंस का यूज करना, उसी क्वेश्चन से ही बेसिकली गुना भाग करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इनके। ठीक है। सर इसमें कॉलम का कोई यूज नहीं है? बता दो बेटा, कॉलम की क्या जरूरत जैसे पड़ेगी, जब हम रो को रिफ्रेश कर रहे हैं तो कॉलम तो अपने आप ही रिफ्रेश हो गया ना पूरे के पूरा। भाई मैंने कहा ये अंडरस्टूड। रो रिफ्रेश करी मैंने जैसे, तो रो के साथ तो सारे कॉलम भी आगे इंक्लूड ही होगी, तो अलग से उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके सर। सर अब ये जो आप ना इस पे लिख रहे हो सर, इसकी स्क्रीनशॉट मिल जाएगी? तुम लिख नहीं रहे? नहीं सर, समझ रहे थे अभी। अब स्क्रीनशॉट तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें से वीडियो में से ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओके सर। सर ऐप पे स्क्रीनशॉट ले तो नहीं सकते ना? वो यूट्यूब से लिंक करके डाल देंगे, उसमें आ जाएंगे। जी। चलो अब देखो, अगर एक रैम जो है, ठीक है, उसका ये बता देते हैं डिकोडर वगैरह कैसे यूज करते हैं। मान लिया हम कहते हैं कि हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। उसमें 16 बिट की एड्रेस लाइन बस है एक। ठीक है, 16 बिट की है। और मतलब 16 बिट की एड्रेस बस बन गई हमें, हमारे पास रैम दी हुई है 4K x 8 की कुछ रैम दी हुई है, ये रैम की चिप है। ठीक है। तो आपको बताना मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। और इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए, मतलब आप ये बताएंगे कि अगर मुझको डिकोडर कर बनाना है, जैसे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं उसके लिए हमें डिकोडर बनाना है। ठीक है। तो कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी हमें, वो भी बताना है, और डिकोडर में कितनी लाइन। डिकोडर और एनकोडर पता है क्या होते हैं? हैं, जी सर। कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं हमारे पास। ठीक है। पता है सर। डिकोडर और एनकोडर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। क्या काम होता है इनका?
सर एनकोडर तो क्या करता है, बाइनरी से और अलग उनमें करता है चेंज, और डिकोडर उसका अपोजिट। डिकोडर जो है बाइनरी से वापस कन्वर्ट करता है हमारे पास, ठीक है, जो जिसमें डिकोड करना में क्या है करता हमें, है सर? मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में। एनकोडर जो है वापस करता है। सबसे मेन चीज डिकोडर और एनकोडर का है कि हमारे पास इनका वो कितना क्या होता है, मतलब साइज, साइज को कैसे डिनोट करते हैं। सर टू की 2 रेस्ट टू पावर पावर। n होता है उसमें एनकोडर में, और हम्म n से होता है 2 रेस्ट टू पावर n डिकोडर में। डिकोडर। तो किस चीज के बनते हैं ये एनकोडर डिकोडर? मल्टीप्लेक्स करके। हाँ, एनकोडर के अंदर सर जो हम, 8 से हाँ बना सकते हैं। हाँ, गेट से बनते हैं हमारे पास बेसिकली, एंड गेट और गेट इनका यूज करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इनपुट लाइन होती है डिकोडर में कितनी होती हैं? एन। सर n एन होती है। एन। और आउटपुट टू की पावर एन टू होता है। रेस्ट टू पावर और अगर हम एनकोडर यूज करेंगे तो एनकोडर इसका रिवर्स हो जाता है, टू की पावर एन को, मतलब बाइनरी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है। और जो है नॉर्मल हमारे पास इतने होंगे, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी फॉर्म में हमें इस वाले क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है और बताना है कि भाई हमें कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी और डिकोडर का साइज किस फॉर्म में हमें रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास 4K x 8 की चिप दी हुई है और हमें इस तरह की मेमोरी बनानी है जिसमें 16 बिट की एड्रेस लाइन हो, ठीक है। तो भाई 16 बिट की एड्रेस लाइन अगर बनानी है तो मतलब सिंपल सा है कि 2 की पावर 16 करना पड़ेगा। यही तो हो गया। भाई मेमोरी का साइज कितना हो गया? अगर मेमोरी यस सर। कैपेसिटी बताएं तो मेमोरी कैपेसिटी मतलब 2 की पावर 16 इंटू डी, कुछ भी हो सकता है, डी इसमें बताया नहीं भाई कितनी डेटा लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डेटा लाइन नहीं बताया तो हम मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही डेटा लाइन होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको भी हम उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, रैम जो है, रैम का साइज हमारे पास 4K दे रखा है। 4K का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 12 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 12 हमारे पास इसमें हो गया। अब 2 की पावर 16 इसमें है, तो कितनी लगेगी हमारे पास? 2 की पावर 16 अपॉन 2 की पावर 12, मतलब 2 की पावर 4 लगेंगी, ठीक है। यही तो बचा, 2 की पावर 4, यानी कितनी चिप लगेंगी? 16 चिप लगेंगी। अब ये 16 तो चिप होगी हमारे पास, ठीक है। अब वही 16 चिप तो हो गई, लेकिन हमें तो डिकोडर की फॉर्म में बनाना है इसको। तो डिकोडर की फॉर्म में अगर इसको 2 की पावर की फॉर्म में लिखें कि जो हमारे पास आउटपुट है तो 2 की पावर 4 होगी। तो डिकोडर का जो हमारे पास एन हो गया, डिकोडर में जो एड्रेस लाइन बनेंगी, यानी आउटपुट लाइन होंगी, वो कितनी होंगी? वो हमारे पास 4 होंगी, यानी 4 इंटू 2 की पावर 4 की फॉर्म में होगा, तो 4 लिखनी, मतलब हमारे पास 4 एड्रेस लाइन जो है, 4 आउटपुट लाइन। ये हमारे पास डिकोडर की आउटपुट लाइन। डिकोडर ऐसा डिजाइन करना जिसमें हमारे पास 4 आउटपुट, यानी 4 इंटू 16 का डिकोडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाली मेमोरी हमें इंप्लीमेंट करनी इस चिप से, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो सर इसी क्वेश्चन में अगर एनकोडर पूछ लिया होता तो बस वो 4 लास्ट में लग जाता। हाँ, बस साइज ही तो चेंज हो जाता। अब सर इसमें जो नंबर ऑफ चिप होंगी वो नंबर ऑफ आपने टू चिप रेज टू पावर एन में यूज किए। किस में? हेलो। हाँ जो आपने 16 चिप्स निकाली हैं उसको हाँ, आपने एन में एज ए पावर में यूज किया सर। नहीं, 2 की पावर 4 जो कर दी ना, 16 होगी, 16 तो चिप होगी, और जो ये है ये 2 की पावर क्या होती है? 2 की पावर 4 जो है हमारे पास, भाई हमने अगर डिकोडर लिखना है तो डिकोडर तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, 16 को 2 की पावर 4 में करना आउटपुट लाइन बतानी तो, ठीक है। भाई 16 चिप है, मतलब वही आउटपुट दे रही है हमारे पास,
ठीक है, तो सॉरी सर, समझ गई। आउटपुट दे रही 16 चिप से आउटपुट मिल रहा है, तो 16 को 2 की पावर 4, मतलब इनपुट लाइन 4 होंगी। ठीक है, और आउटपुट लाइन हमारे पास 16 होंगी। ओके सर। ठीक है, ये इनपुट लाइन होंगी। ठीक है, इनपुट यहाँ पे, क्योंकि हम वो लिख रहे हैं ना, डिकोडर, डिकोडर में n इनपुट होती है, 2 की पावर n आउटपुट लाइन बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा। अभी हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास रोम है, ठीक है, तो रोम जो है हमारे पास, मार्क्स रोम बताया था, और जो हमारे पास ईईपी रोम है, फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, और पी रोम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको बायोस बनाना है, तो बायोस कौन से वाली रोम से बनेगा या रैम से बनेगा, किस से बनता है? रोम में, रोम में स्टोर होता है सर। हाँ, रोम में स्टोर होता है बायोस। कौन से वाले का यूज करना बेटर रहेगा बायोस के लिए? क्या बायोस में हम रोम यूज करेंगे, मार्क्स वाली रोम यूज करेंगे, या प्रोग्रामेबल रोम यूज करेंगे, या ईपी रोम या ईईपी रोम, या फ्लैश मेमोरी? सबसे पहले सर तो मास्क मास्क या प्रोम को यूज। क्या हम बायोस को वो कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, नो या सर। चेंजेस कर सकते हैं नहीं सर। उसमें, बायोस सेटिंग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। सिस्टम की बायोस सेटिंग चेंज नहीं होती? सर सेटिंग तो चेंज हो जाएगी सर, तो पर सेटिंग ये चेंज हो, रेस नहीं कर सकते। सेटिंग चेंज कैसे हुई, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पहले जो था वो चीज हटा के आपने दूसरी लिख दी उसकी जगह, तभी तो चेंज हुआ। कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हो सर? बायोस की, सिस्टम में जो बायोस लगी होती है, ठीक है, जी सर। तो उसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं या नहीं? हम्म। सर ये तो ऑपरेटिंग कर सिस्टम का पार्ट सकते हैं होता है सर, तो शायद नहीं होना चाहिए। चेंज तो कर सकते हैं सर। चेंज तो कर सकते हैं ना, कुछ भी बूटिंग प्रोसेस में ही जाके चेंज कर लो कोई बायोस की सेटिंग। यस सर, हाँ सर, ठीक है, कर F1 सकते दबा के कर सकते हैं स्टार्टिंग। हाँ, तो जब चेंज हो रही तो मतलब इरेजेबल हो रही है। ठीक है, हैं। यस। तो इरेजेबल हो रही है। अब देखो, एक मतलब ईपी रोम का यूज कर सकते हैं या ईईपी रोम का यूज कर सकते हैं, या ए फ्लैश मेमोरी। एक फ्लैश मेमोरी ईईपी रोम ही होती है। फ्लैश मेमोरी में ये होती है कि सर्किट को आप बिना रिमूव करे ही उसमें चेंजेस, इरेज वगैरह कर सकते हो। कुछ जो हमारे पास ई रोम होती हैं, या ईपी रोम होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, हमें उनको सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है, और अलग से हमें डिवाइस होती है, उनके थ्रू हमें उनको इरेज करना पड़ता है। जबकि फ्लैश मेमोरी सर्किट में लगे हुए ही इरेज हो जाती हैं, उनमें रीप्रोग्राम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बायोस वगैरह जो है जितनी भी, ये फ्लैश मेमोरी से ही बनती हैं। ठीक है, अब ये रोम का ही पार्ट है, मतलब ईईपी रोम का ही पार्ट होती है, उसके थ्रू आप इनको बना सकते हैं, या फ्लैश मेमोरी जो है ज्यादा प्रीफर उसको करते हैं आजकल। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास एक रोम चिप दी हुई है, और रोम चिप का साइज 2048 × 8 का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको डिकोडर का साइज बताना है। ठीक है, तो डिकोडर का साइज हमें कितना चाहिए, और कितने और गेट लगेंगे इसको बनाने में? सर इसमें एड्रेस लाइन ही दे रखी है। बस ऐसे दी हुई, इससे निकाल लो एड्रेस लाइन, निकाल नहीं सकते आप? सर इसमें 11 तो एड्रेस भाई टू मतलब की पावर 11 आ 11 जाएगा। इंटू एट हो गया ना ये, तो एड्रेस लाइन कितनी होगी? 11। 11 होगी। तो डिकोडर कितने का हो गया, एन की वैल्यू 11 बन गई, तो एन इंटू 2 की पावर n का होता है डिकोडर। ठीक है, तो मतलब डिकोडर कितने का हो गया, 11 इंटू 2048 का डिकोडर चाहिए हमें। अब आपसे ये कह दिया कि डिकोडर में कितने और गेट लगेंगे, तो ये बताने, तो जो डिकोडर में और गेट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ डेटा लाइंस के, यानी वर्ड के साइज के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ और गेट। तो और गेट, अगर हम किसी रोम के और गेट निकाल रहे हैं,
तो रोम के अंदर कितने और गेट लगेंगे, तो और गेट होते हैं नंबर ऑफ, या साइज, वर्ड साइज लिख देते हैं, वर्ड साइज के बराबर। या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेटा लाइंस। ठीक है। तो वर्ड का साइज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी डेटा लाइन 8 है, तो 8 और गेट लगेंगे। ये इस साइज का डिकोडर बनेगा अगर डिकोडर बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास बात करते हैं हम रेस अराउंड कंडीशन, जो हम बात करते हैं, ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन जो जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है, तो मैं यहाँ पे कुछ केस लिख रहा हूँ कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप में तब आती है जब जे की वैल्यू और के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। और जब हमारे पास फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर पे काम करता है। ठीक है। और ये जो है उस टाइम पे आती है जब क्लॉक का जो पीरियड टाइम है, क्लॉक टाइम वेरी शॉर्ट हो। या हमारे पास तब होता है जब जे और के की वैल्यू 1 हो और फिल फ्लॉप आप लेवल ट्रिगर पे लगा दें। ठीक है। और जो हमारे पास क्लॉक का टाइम है वो हमारे पास वो लार्ज हो। बताओ कौन से पे आएगा। सर पहले पे आएगा, जब क्लॉक टाइम शॉर्ट हो। सेकंड पे सर। सेकंड पे आना चाहिए। अच्छा, अब इनको कृष्ण को बताओ, ये कह रहे हैं पहले पे आएगा, पहले पे क्यों नहीं आएगा। पर शॉर्ट टाइम में तो जल्दी से आउटपुट बन जाएगी ना, लॉन्ग टाइम में बार बार आउट चेंज होती रहती है, इसलिए ट्रिगर होता है। भाई जो हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन यही तो बताई थी, रेस अराउंड कंडीशन में ये बताया था कि हमारे पास फिल फ्लॉप में यहाँ पे होना चाहिए चेंज आउटपुट। ठीक है। यानी ये एज है, इन एज पे चेंज होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि ये वाली ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो गई। ठीक है। कि हमारे पास चेंज ही नहीं हो रहा, यस ये सर। ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो गई और यहीं पे चेंज हो गया, वो बीच में होना चाहिए था यहाँ, यहीं पे होने लगा। तो इस वजह से आ गई, होना था यहाँ और बीच में हो रहा, तो कंडीशन होगी जी ये। सर। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास सिक्वेंसर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके। पीडीए वगैरह तो आपको, अगर एपी वगैरह का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पे जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है पीडीए वगैरह करने की। ठीक है। मतलब क्या होता है, एनकोडर का मतलब है कोई भी डेटा है हमारे पास, उस डेटा को एनकोड कर रहे हैं, मतलब इनक्रिप्ट कर रहे इनक्रिप्ट। हैं। ठीक है। तो इनक्रिप्शन कर रही है आप। ठीक है। एनकोडर का मतलब होता है सिंपल सा इनक्रिप्शन करना, तो इनक्रिप्शन करने का मतलब बाइनरी या किसी अदर कोड में हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब डिजिटल में बात करते हैं तो बाइनरी में करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अदर कोड को, कोई भी कोड है उनको बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम एनकोडर का यूज कर रहे हैं। या जब भी हम इनक्रिप्शन यूज करेंगे तो इनक्रिप्शन में हम जो है एनकोडर का यूज करेंगे। तो बाइनरी में बिट ज्यादा होती हैं, या नॉर्मल समझ लो कि आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो तो एनकोडर का यूज करेंगे। डेसिमल में ज्यादा बिट यूज होंगी या बाइनरी में होंगी। मान लिया जैसे 7 डेसिमल में। लिखा बाइनरी है में सर। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये एक डिजिट में काम कर रहा है, यहाँ पे डिजिट को बिट बोल देते हैं, यहाँ पे 3, ये एक सिंगल के लिए 3 काम कर रही हैं। तो इसका मतलब जो है, हमारे पास जो इनपुट दिया वो हमने 7 दिया था, आउटपुट हमें 3 मिला, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट ज्यादा मिलते हैं तो साइज हमारे पास ज्यादा होगा आउटपुट का, इनपुट का कम, इस तरह की उसमें लिखा जाता है। डिकोडर जो होता है, डिकोडर हमारे पास रिवर्स होता है कि जो हमारे पास इनक्रिप्टेड डेटा है, तो इनक्रिप्टेड डेटा को वापिस से हमें ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। तो ओरिजिनल में लेके आना मतलब डिकोड करना। ठीक है। तो या डिक्रिप्शन बोल दो हम। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे 111 लिखा हुआ उसको वापिस से 7 कर दो, यानी 3 को 1 में लेके जाना, यानी 2 की पावर n को n में कन्वर्ट करना, इस तरह से होता है। तो जो डिकोडर के साइज होते हैं और एनकोडर के साइज होते हैं,
तो वो n इंटू टू की पावर n या n इंटू टू की पावर n या टू की पावर n इंटू n की फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन निकालनी, मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चंस करने, वो भी आप कर लेना। ठीक है। और बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट तो कोई ज्यादा वो है नहीं, नॉर्मल से एनकोडर डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर के न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो बहुत सारे आपको सी एस क्रैकर वॉल्यूम वन में दिए हुए हैं। ठीक है। और एक दो आप वो कर लेना, कन्वर्जन करने, फिल फ्लॉप के कन्वर्जन। ठीक है। थ्योरेटिकल में आता है, काउंटर वगैरह तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो सिलेबस में दे नहीं रखे हैं। तो सर फ्लिप कन्वर्जन, फ्लॉप के कन्वर्जन कौन से हैं? फिल फ्लॉप के कन्वर्जन ये है कि जे के फिल फ्लॉप को टी में कन्वर्ट करो, टी को इसमें कन्वर्ट करो, जे के में करो, इस तरह से एक फिल फ्लॉप दिया हुआ उसको दूसरे फिल फ्लॉप में कन्वर्ट करना। उनकी टेबल बना के वो कर देंगे सर, दोनों हाँ को क्या डिफरेंस होता है उनके अंदर, टेबल से ही कर देंगे। उनका सर्किट डायग्राम भी बनाना है क्या? भाई, आप जे के है, हेलो। जे को टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उनके डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे। देखो यहाँ पे आप इसमें से देख सकते हो, वो तो बनाने की जरूरत नहीं, इन वीडियो को रेफर कर लेना। उसके लिए एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल का ही पता होना चाहिए बस उस बनने में। हाँ बस एक्साइट, कोई भी एक टेबल पता चल जाए उससे हो ही जाएगा। हम्म। सर टेबल तो मैंने आप पढ़ा रहे थे साथ साथ बना ली थी। हाँ तो देखो ये दिए हुए हैं, इनको कर लेना। फिल फ्लॉप कन्वर्जन वाली ये वीडियो है, एक 30 नंबर की दी हुई है। ठीक है। तो एक फिल फ्लॉप को दूसरे फिल फ्लॉप में कैसे करते हैं वो आपको करना। बाकी ये काउंटर तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये तो सब करने, काउंटर रजिस्टर तो है नहीं। ठीक है। मैंने आपको ये वाला ये सारे अभी आज करा दी हैं, ये सारी वीडियो। ठीक है, कवर करा दी शॉर्ट में। बाकी आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का रैम रोम भी करा दिया है। ठीक है। इसमें तो आपके सिलेबस में तो है नहीं, याद है। पीएलए और पीएल और पी रोम वगैरह, रोम के बारे में बता ही दिया अभी आपको क्या होता है। पीएलए और पीएल जो है ये बेसिकली पीडीए होती हैं हमारे पास। ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस यही होता है कि एंड गेट और गेट से बनी होती हैं, जिसमें हमारे पास लास्ट में ए लगा हुआ, मतलब ए फॉर एंड गेट। ठीक है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ठीक है। ये होती है हमारे पास। और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन से में हमारे पास एंड गेट प्रोग्रामेबल होते हैं, कौन से में और गेट प्रोग्रामेबल होते हैं। तो वो आप कर सकते हो वैसे, रैम और रोम ही दे रखे। ठीक है। तो इतनी कोई जरूरत भी नहीं है आपको कि आपको करने हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे या प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक वगैरह करने हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। भाई अगर हमारे पास जिसमें पीएलए है, पीएलए में क्या होता है, एंड और दोनों गेट जो है हमारे पास प्रोग्रामेबल होते हैं। इसमें केवल एंड होता है प्रोग्रामेबल, और फिक्स होता है। बस ये मेन डिफरेंस है। ठीक है। उससे ही हमारे पास वो बन जाता है। तो इसमें केवल एक ही गेट जो है हमारे पास प्रोग्रामेबल होता है एंड ही, तो ये फास्टर होता है, सिंपल होता है, चीपर होता है। ये डिफरेंस वगैरह अगर आया तो ये हमारे पास बेसिकली आप कर सकते हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस कौन सी होती है, रैम की उसमें ही आ जाते हैं ये थोड़े बेसिक चीजें। बाकी आपको इनका करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है भाई। बाकी कोई और सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, कल करा सर देना। डाटा स्ट्रक्चर का करा दो थोड़ा सा। डेटा स्ट्रक्चर तो अभी कराया ही तो था, क्या कराना है? उसमें डेटा स्ट्रक्चर तो सर ये शॉर्टिंग के सर एल्गो वगैरह प्रोग्राम वगैरह नहीं समझ आ रहे बिल्कुल भी। नहीं समझ में। एल्गोरिथम से क्यों डरते हो इतना, पता नहीं।
एल्गोरिथम सोल्व करनी सीख लो, क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे हैं वही लिख दो। याद करोगे तो याद नहीं होने की वे, हम्म, एल्गोरिथम क्या याद हो सर इतनी। ये करा ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉक और अनलॉक जो सिलेबस में दे रखा है, इसमें क्या पढ़ना है सर, थोड़ा सा बता देंगे सर? लॉक अनलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेमाफोर, तो ये उसके बारे में ही पढ़ना ना, डेड लॉक और सेमाफोर में। ये तो सारे पढ़ लिए सर, ये लॉक अनलॉक किसमें आएगा? तो सेमाफोर में ही तो लगते हैं, लॉकिंग और सर अनलॉक। सर हाँ इसमें ये बाइनरी लॉक वाला अनलॉक बता में सकते आएगा हैं? सर। है। इसमें बाइनरी वाला बता सकते हैं? हाँ बाइनरी लॉक बता सकते हो बिल्कुल, सर इसमें सेमाफोर तो वो बाइनरी काउंटर सेमाफोर। वाला और वो हाँ, दोनों थे। तो काउंटिंग उसमें लॉक सेमाफोर। अनलॉक वाले में क्या एक्सप्लेन करना होगा सर? भाई जब हमारे पास वो वेट सिग्नल होते हैं, कब कौन सा सिग्नल वेट होगा, या सिग्नल जो है हमारे पास अनलॉक होगा, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि एक एंटी कर रहा है तो दूसरा लॉक रहेगा, दूसरा एग्जीक्यूट हो रहा तो पहला लॉक होगा, तो उन्हीं को ही बताना कि कैसे। सर वो तो सर सेमाफोर से कनेक्टेड है सर वो तो। हाँ तो सेमाफोर सर डेडलॉक ये काउंटिंग होता वाला है। भी आ जाएगा इसमें, काउंटिंग सेमाफोर भी आ जाएगा? हाँ जी, सेमाफोर लिखा तो सारे आएंगे। नहीं सर, लॉक अनलॉक वाले में सिर्फ बाइनरी लेंगे या काउंटिंग वाला भी लेंगे? दोनों सर देखो वो वो तो बताया जाएगा ना, वो तो किसी में भी हो सकता है। अच्छा अच्छा सर, ये तो एक प्रोसेस हो गया एक तरह हाँ से लॉक अनलॉक। सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक अजाइल मॉडल है सर, प्लीज वो एक बार एक्सप्लेन कर देना सर नेक्स्ट क्लास जब भी हो। अच्छा, हाँ जी। ये अजाइल मॉडल, ठीक है। यस सर। भाई आप यहाँ पे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता देंगे का, इसका यही बचे हुए, बाकी तो एक ये है डेटा स्ट्रक्चर, और बाकी हम ग्रुप में देख ही रहे, इनमें तो सब लगे ही हुए हैं, इन्हीं को ही पढ़ते रहते हैं सबको, हाँ। क्या बात है। ठीक है बेटा, ये सर जो रिवाइज डीबीएमएस कर है लेना। उसमें। म्यूचुअल हेलो। एक्सक्लूजन क्या होता है, लॉक ऑपरेशन, पी ऑपरेशन, वी ऑपरेशन, अनलॉक ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मतलब प्रोसेस है वो जब भी करना, म्यूटेक्स वगैरह पढ़ लेना इनमें, सेमाफोर में काउंटिंग सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था। सर मैं पूछ रही थी। हेलो। हाँ सर जो बाईपार्टाइट ग्राफ है जिसमें कलरिंग वाला आता है, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि कितने नोड्स को कलर करेंगे डिफरेंट कलर से? अब देखो आने को तो क्या जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक नहीं है। सर डेफिनेशन से करे तो मतलब ठीक है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल थोड़े हार्ड लगते हैं, सॉल्व नहीं होते मुझसे। अब न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते तो वो तो बेटा देखो कोई जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, दो चार, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो सोल्व नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है, हो जाएंगे तो एग्जाम्पल करके जाओ, क्या पता जो एग्जाम्पल करके गए उसी से रिलेटेड आ जाए। अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कितने सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, तो कुछ जरूरी थोड़ी उनमें से आ जाए, क्या पता उनमें से भी आ जाए उसी टाइप का, तो हो जाएंगे। तो ये तो है नहीं कि हम कुछ भी ना करके जाएं, क्या आएगा वो तो हमें पता नहीं, तो कुछ तो कर लो, आइडिया लग जाए सर कि वो आ जाए। छोटे से एग्जाम्पल किए थे कि इनमें कलर कर रहे हैं तो मतलब कुछ हाँ और नया मतलब न्यूमेरिकल आ रहा था तो वो नहीं सॉल्व हो रहा था। हाँ, तो अब कोई बात नहीं, जितना घबराने की जरूरत नहीं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाओ, ठीक है, जितना आता है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, करने को तो इतना सिलेबस है, अब कहाँ तक क्या करेंगे, करेंगे भी तो यही हो जाता है, अब इतना सारा। मान लिया आपको हर चीज के बारे में बेसिक नॉलेज तो हो जाए, तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर लेते हो, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, नहीं तो सारे उसमें करने में। अब अभी तो इसमें 14 ही चैप्टर, कुछ बच्चे एपी का भी दे रहे होंगे, इसका भी दे रहे होंगे, उसमें तो और भी ज्यादा सिलेबस। अब इतने सारे सिलेबस को मान लिया एक साथ करोगे भी तो, मान लिया कोई एक दो महीने पहले पढ़ा होगा तो वो भूल भी जाते हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम याद ही रहेगा, रिवीजन भी ऐसा भी नहीं है कि आप एक हफ्ते में सारे रिवाइज कर लोगे, तो मेन मेन चीजें बेसिक चीजें
रिवाइज कर लो सबके। ठीक है, जितना भी हो रहा ज्यादा, जो नहीं आ रहा ज्यादा टफ लग रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़ो अभी।